नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी देश की या प्रदेश की बात करी जाए तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वहां की युवा शक्ति होती है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इस युवा जो शक्ति है, युवा शक्ति, उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से उनको रोजगार के तमाम वो संसाधन उपलब्ध करवाए जाए कि वो उस देश के, उस राज्य के विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सके। जी हां, इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी बेरोजगारी के अंधेरों को दूर करने के लिए रोजगार रूपी उम्मीदों के एक नए सूरज का उदय हुआ है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने इस बार युवा नीति, रोजगार नीति और 1 लाख से अधिक पदों पर जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उसका कैलेंडर जारी किया है। इसको लेकर जो प्रदेश की युवा शक्ति है वो काफी खुश है, काफी उत्साहित है, क्योंकि उनको रोजगार की वो तमाम अवसर मिलने वाले हैं जिससे जो 2047 तक देश के साथ साथ जो राजस्थान को विकसित बनाने का जो सपना देखा है उसमें जो ये युवा शक्ति है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं। हमारे साथ में डॉक्टर रामदयाल सेन जी मौजूद हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले कई सालों से युवा और रोजगार के जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर प्रखरता से अपनी आवाज उठाते रहे हैं। आप एनसीएस में युवा सलाहकार के तौर पर भी कार्यरत रहे हैं। रामदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामदयाल जी के बाद में मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार ललित वर्मा जी मौजूद हैं। आप पिछले करीबन 12-15 साल से प्रदेश की जो शिक्षा जगत की जो पत्रकारिता है उससे जुड़े हुए हैं और शिक्षा जैसे अहम विषयों पर आप प्रखरता के साथ में मुद्दे उठाते रहे। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ललित जी के साथ बाद में मैं रुक करूंगा उजाला की और हमारे साथ में उजाला मौजूद हैं जो बेरोजगार अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि के तौर पे उजाला प्रतिनिधित्व कर रही है। आप सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रही है और किस तरीके से जो भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर आया है उसको लेकर युवाओं में कितना कुछ उत्साह है, उनको बड़ी उत्साह के साथ में हमारे साथ में अपने विचार साझा करेगी। इन सभी के साथ में चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वीडियो रिपोर्ट को। किसी भी देश या राज्य की युवा शक्ति उसकी रीढ़ होती है, क्योंकि युवा ऊर्जा नए विचार, नवाचार और मेहनत से देश को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं, सामाजिक बदलाव लाते हैं और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इन युवाओं को बेहतर रोजगार मिले और उनका सर्वांगीण विकास हो। जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने युवाओं को सौगात दी है। इसी वर्ष 2026 के लिए 1 लाख से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। साथ ही नई युवा नीति व रोजगार नीति का ऐलान किया है। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, हम 2 वर्ष पहले हमने शपथ ली थी और हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनी थी। हमने कहा कि युवाओं सपने जो चूर चूर किए जा रहे हैं, हम उन सपनों को किसी भी तरह से सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। हमने राजस्थान के युवाओं को योग्यता के अनुसार अवसर दिया है। हमने वादा किया था कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के पेपर लीक के शराब से मुक्ति दिलाएंगे और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर 300 के लगभग भर्तियां हुई है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज जो एक खास नीति जारी हुई है उसके अंदर ये नई नीति है जिसमें युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन दिया गया है। तकरीबन 18 से 45 उम्र के जो युवा हैं उनको अपने व्यवसाय के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, उसके लिए 7.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो लोन है, ऋण है, वो बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा और ऐसे 1 लाख युवाओं को टारगेट करा जाएगा। कुल मिलाकर नई युवा नीति, रोजगार नीति
व 1 लाख से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियां प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी के अंधेरे को दूर करेगी और रोजगार रूपी उम्मीदों के सूरज को उदय करेगी, जो निश्चित तौर पर 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। तो युवाओं को बहुत बड़ी सौगात मिली है। 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षाएं 2026 में होने जा रही है। ये जो युवाओं को सौगात मिली है वो निकट भविष्य में राजस्थान के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामदयाल जी और आप तीनों से मेरा एक कॉमन प्रश्न रहेगा, उसी कॉमन प्रश्न के साथ में मैं शुरुआत करता हूं। रामदयाल जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। युवाओं को इतनी बड़ी सौगात मिली है, किस तरीके से आप देखते हैं? आप एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे पिछले कई सालों से इसमें है, तो किस तरीके से युवाओं के लिए ये एक उत्साहवर्धक है? जी रामदयाल जी। धन्यवाद विकास जी। और सबसे बड़ी चीज जो अभी बात चल रही कि युवाओं के लिए इतना बड़ा जो सौगात राजस्थान सरकार ने दी है, तो वाकई कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं कि जो भविष्य है वो युवाओं के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के बारे में सोचना और उसको सोचकर लागू करना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस सराहनीय कदम के लिए सर्वप्रथम सभी युवाओं की ओर से, प्रदेश के सभी युवाओं की ओर से मैं राजस्थान सरकार और भजनलाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका बहुत ही साधुवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने विजन और मिशन को, जो स्पेशली विकसित राजस्थान और विकसित भारत की जो परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने युवाओं को केंद्र बिंदु मानकर और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर, जहां पर एक और उन्होंने राजस्थान की युवा नीति को लॉन्च किया है, रोजगार नीति को लॉन्च किया है और सीधा सीधा उन्होंने एक संदेश दिया जो उनके कहीं के कमिटमेंट में था। और आज 2026 में उन्होंने 1 लाख से अधिक भर्तियों का जो उन्होंने एक पूरा पिटारा खोला है और कहीं भी उसकी गाइडलाइन जो दी है, उसकी जो कह सकते हैं जो कैलेंडर जो बना के दिया है, वो कहीं के हमारे जो युवाओं का जो लक्ष्य, जो गोल सेटिंग की बात आती है और कहीं की जब उनके सामने पूरी पिक्चर क्लियर होगी, मुझे कब कौन से महीने में कौन सी भर्ती के लिए मुझे तैयारी करनी है, तो वो पहले से उसका माइंडसेट प्रिपेयर्ड रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये युवाओं के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम राजस्थान सरकार ने उठाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कदम है। और ये युवा नीति क्या है, रोजगार नीति क्या है, इस पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ में उजाला मौजूद है, आप अभ्यर्थी हैं और पिछले कुछ सालों से आप लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। तो उजाला, एक अभ्यर्थी के तौर पर इतनी बड़ी भर्तियों का एक तरीके से पिटारा आपके सामने आया है, किस तरीके से देखते हैं? विकास जी, धन्यवाद आपको। इस जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें लगभग 44 भर्तियां हैं और इसी में लगभग 1 लाख रोजगार इस वर्ष दिए जाने हैं। इसमें सबसे पहले जो रैंडम गवर्नमेंट से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ हमारी सरकार बढ़ी है। युवाओं को सिर्फ कथनी नहीं करनी भी हुई है, जिसमें कि 44 जो भर्तियां उनके माह भी हैं, पद भी हैं। तो इससे एक सटीकता, एक पारदर्शिता का जो माहौल बना है युवाओं के बीच, जो बहुत पहले से पिछली सरकारों में जो एक निराश युवा था, जो हताश हुआ था कि जो कि ये सोच रहा था कि भाई हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है उस भर्ती में या तो पेपर लीक हो जाता है या सटीकता नहीं रहती। लेकिन यहाँ पूरे साल का एक पूरा रोड मैप जारी कर दिया सरकार ने, तो इससे युवाओं में बहुत उत्साह है कि भाई हम किस भर्ती की तैयारी करें, कितने समय तक करें और कब तक परिणाम जारी होंगे। तो इस चीज के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसका हम पूरे युवाओं की तरफ से पूरी तरह से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर युवा बेहद उत्साहित है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हुआ है, उनको एक रास्ता मिला है खुद का भविष्य को तय करने का। ललित जी हमारे साथ में। ललित जी, आप पिछले कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और शिक्षा से संबंधित तमाम मुद्दे समय समय पर आप उठाते रहे हैं। जो कहा वो करके दिखाया, किस तरीके से देखते हैं आप जो युवाओं का भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी हुआ उसको? ललित जी। बिल्कुल विकास जी, देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जो भजनलाल सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है उसको लेकर आपने ये परिचर्चा रखी है जी। देखिए, कहा जाता है कि जहां युवा चलता है जिस दिशा में, उस दिशा में जमाना चलता है। और सीएम भजनलाल शर्मा ने महज 2 साल में इस नब्ज को भली भांति पहचान लिया है। 1 लाख रोजगार देना, देखिए 1 लाख रोजगार देना नहीं, ये सीधा सीधा आप मान के चलिए 30 लाख परिवारों को साधने का उन्होंने काम किया है। बिल्कुल। राजस्थान में अगर बेरोजगारों की बात की जाए तो लगभग 65% युवाओं की आबादी है। इस 65% आबादी को महज एक कैलेंडर से साधा है सीएम भजनलाल शर्मा ने। भजनलाल शर्मा की अपन जितनी भी सभाएं देखते हैं,
जितनी भी रैलियां देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, उनमें युवा उनकी पहली प्राथमिकता रहता है। और इन युवाओं को साधने के लिए उन्होंने 2026 की शुरुआत करी है 1 लाख भर्तियों के साथ। देखिए, 1 लाख भर्तियां देना अलग बात है, ये दावे हैं, कागजों के दावे हैं, आप कैसे भी कर दीजिए, लेकिन कौन से विभाग में कितनी भर्तियां हैं, उसकी परीक्षा का आयोजन कब होगा और वो कौन सी परीक्षा एजेंसी कराएगी, इन तमाम जानकारियों को महज एक 6x6 के पन्ने पर उतारना, ये वास्तव में बहुत बड़ा जो कदम है वो सरकार की ओर से उठाया। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है और इस कदम की और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन रामदयाल जी, वक्त का एक दौर था, हमने देखा युवा जो तैयारी करने के लिए बैठता था वो इस अधर झूल में रहता था कि क्या पता कब एग्जाम होगा, वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, और उस वैकेंसी में अगर बैठ भी गए तो क्या पेपर सफलतापूर्वक संपन्न होगा या नहीं होगा। लेकिन वक्त का दौर बदला, युवाओं को एक सरल माध्यम मिला, सहज माध्यम मिला और एक पारदर्शी माध्यम मिला। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्या होता है कि चूंकि युवा सबके केंद्र बिंदु में, बातों में तो रहता है हमेशा, लेकिन कई बार हम लोग इस देखने में आता है कि उनके लिए जो वास्तव में जो उनकी नीड है उसको समझने के लिए सरकारें वो पहल नहीं कर पाती। तो कहीं न कहीं ये जो सरकार ने पहल करी है, मैं आपको बहुत माइन्यूटली इसमें बताऊंगा कि पिछले कई समय से मैं चूंकि सरकार के साथ में सीधे तौर पे भी कई कामों से मैं जुड़ा रहता हूं, युवाओं के साथ में सीधा मैं काम करता हूं, तो उनकी नब्ज टटोलने के लिए ऐसे छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे कई प्रोग्राम्स सरकार के माध्यम से होते हैं और उनके माध्यम से उनकी नीड असेसमेंट करने के बाद में ये जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर जो बना है, क्योंकि युवा बहुत भ्रामकता में रहता है जी कि मैं मान लीजिए 10+2 लेवल का कंपटीशन फाइट करूं, मैं ग्रेजुएशन लेवल का करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन का करूं, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था कि कौन से महीने में या किस वर्ष कौन सी भर्ती आने वाली जी, और उसकी तैयारी वो सटीकता से नहीं कर पाता। और यही सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने रहता है कि उसको बड़ी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा या जो उनका पद है और उसके हिसाब से उनकी अलग अलग कुछ उसमें मान लीजिए कैरिकुलम रहता है, तो वो जब तक उसको आइडिया नहीं रहेगा कि कौन से महीने में कब एग्जाम होने वाला है, तो उसका माइंडसेट नहीं होता और कहीं के वो इसी कंफ्यूजन के अंदर उसको बहुत कुछ उसके अंदर क्षमताएं होने के बावजूद भी वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो कहीं कहीं उसको एक गाइडलाइन और उसको जो एक पूरा पिक्चर क्लियर सरकार ने किया है, तो आज मैं मानता हूं कि युवाओं के सामने एकदम क्लियर है कि मुझे किस रोड पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, किस वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है और मेरे पास में कितना समय है। तो एग्जैक्टली वो उसके अनुसार काम करेगा। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल प्रभावी रूप से वो काम करता है। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट भी प्रभावी रूप से कार्य करेगा। ललित जी, पिछली सरकारों में हमने देखा एग्जाम हुए, पेपर लीक की इतनी घटनाएं हुई, युवा पूरे मनोयोग के साथ में तैयारी करता है और जब उसको निष्कर्ष के तौर पे ये मिलता है कि आपको वापस से यू टर्न करना पड़ेगा और फिर से आपको जो शुरुआत है वो शून्य से करनी पड़ेगी। तो पेपर लीक की घटनाओं पे भी अब लगाम लगी है। 300 से ज्यादा जो एग्जाम हुए हैं वो सफलतापूर्वक बिना किसी पेपर लीक की घटना से संपन्न हुए हैं। बिल्कुल विकास जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, अगर कांग्रेस के पिछले 5 सालों की बात की जाए, नो डाउट अगर सरकार के स्तर पर धरातल के काम करने की बात जब आती है तो कोरोना का दौर था, लंबे समय तक हम कोरोना से जूझते रहे थे, लेकिन सरकार ने जो काम किए वो लोगों को खुश किया। लेकिन जब बात पेपर की आती है, युवाओं की आती है, तो देखिए 17 पेपर लीक, 19 में से 17 पेपर लीक ने युवाओं को तोड़ा। बिल्कुल, बड़े बड़े पेपर लीक हुए। राजस्थान में रीटो उत्सव मनाया गया। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में मैंने इतना बड़ा एग्जाम का उत्सव देखा है जी। रीटो उत्सव मनाया गया और 24 घंटे बाद पता पड़ा कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। ये कितना बड़ा कुठाराघात था युवाओं के सपनों पर। बिल्कुल। इसके अलावा टिप्स पे इतनी सारी नौकरियां हैं जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ, डमी अभ्यर्थी बैठे, पेपर लीक हुए, पेपर खुले में बिके। कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिनके परिवारजनों पर भी आरोप लगे थे। युवा इससे बहुत नाराज था। और देखिए विकास जी, एक युवा का नाराज होने का मतलब है उसके 5 परिवारजन, उसका खुद का परिवार हो गया, उनके रिलेटिव हो गए, वो सभी उससे नाराज हो गए और उसका सीधा सीधा असर 2023 के चुनावों में देखने को मिला। बिल्कुल, चुनावों में देखने को मिला। हमारे साथ उजाला मौजूद है। उजाला, कैसा लगता है जब हम पूरे मनोयोग के साथ में किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम को भी अच्छे से देते हैं और उसके बाद में हमें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आपको इस एग्जाम की फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और फिर से उस एग्जाम को फाइट करना पड़ेगा? विकास जी, किसी भी परीक्षा की तैयारी एक पूरी एक जर्नी होती है। उसमें 4 से 6 महीने या कई बार तो साल भर लग जाती है और उसमें पूरा टाइम टेबल, पूरा प्लानिंग के साथ एक युवा चलता है। उसके बाद जब ये भर्ती रद्द हो जाती है या भर्ती में पेपर लीक हो जाता है तो एक युवा को ठगा सा महसूस होता है। जब कोई भर्ती
भ्रष्टाचार या पेपर लीक के हत्थे चढ़ती है तो सबसे ज्यादा निराश वो युवा होता है जिसने ईमानदारी से मेहनत की होती है। एक अयोग्य भर्ती, अयोग्य अभ्यर्थी अगर योग्य अभ्यर्थी की जगह चला जाएगा तो आपको भी पता है आगे जाके वो व्यवस्थाओं में गफलत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो युवा अभ्यर्थी होता है वो अदर सोर्सेज ढूंढने लगता है इनकम के, क्योंकि ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है। इसमें केवल हमारी पढ़ाई नहीं होती बल्कि हमें पूंजी के लिए भी स्ट्रगल करना होता है, हमें पेरेंट्स को भी विश्वास में लेना होता है, हमें समाज में भी अपनी एक उपलब्धि जर्नी दिखानी पड़ती है। तो ये सब समस्या हमारे सामने आती हैं और फिर धीरे धीरे युवा हताश होकर किन्हीं और सोर्सेज की ओर बढ़ने लगता है। इससे हमारा एक बेरोजगारी का जो कुचक्र है वो टूटता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया कि बेरोजगारी का जो कुचक्र है वो टूटता ही नहीं है। ललित जी उजाला ने बहुत सटीक एक प्रश्न उठाया है कि जब पेपर लीक जैसे इतने मामले हो रहे हैं और उसके बाद में जो युवा है वो जो जिन रस्तों पे नहीं जाना होता उन रस्तों पे चला जाता है और अयोग्य व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल विकास जी, आपने सही कहा है, उजाला जी ने भी बिल्कुल सही कहा है जी। परिवार की कुछ बंदिशें होती हैं, वो चाहे उनका बेटा हो या बेटी हो, विशेष तौर पर बेटियों के लिए तो बहुत ही कठिन विषम परिस्थितियां होती हैं। मैं लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, कई मेरी बहनों का फोन आता है कि सर आप हमें इंसाफ दिलाइए क्योंकि अब हमें आगे नहीं पढ़ने दिया जाएगा। पिताजी ने पढ़ा लिया, बहुत आप ससुराल में हैं, ससुराल में इतना समय नहीं देंगे। ये पेपर लीक युवाओं को तोड़ता है और वह गलत रास्ते पर जाता है। कोई भी देखिए अभ्यर्थी नहीं चाहता है कि वह पैसे देकर पेपर खरीदे या नौकरी खरीदे। उसको मजबूर क्यों किया गया? क्योंकि उसके सामने पास्ट में कई पेपर लीक की घटनाएं आई, उसने अपना मनोबल तोड़ लिया है। वो कितना ही मेहनती है लेकिन मनोबल उसका टूट गया है कि चयन तो विकास जी उन्हीं का होगा जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने पेपर खरीदा है। तो उज्ज्वला जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, उजाला जी ने, कि पेपर लीक होना युवाओं को तोड़ता है, गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछले 2 सालों में इस चीज पर पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि प्रतिबंधित, एक रेड क्रॉस प्रतिबंधित, 2 साल में 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं विकास जी। एक पेपर लीक की घटना, एक डमी अभ्यर्थी की घटना या फिर किसी भी जालसाज जो भी गिरोह है, पेपर लीक गिरोह है, वो मामला अभी तक भी सामने नहीं आया है। सरकार खुद कहती है कि हमें आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सबूत आज तक नहीं मिले। और बिल्कुल एसओजी लगातार कार्रवाई करती जा रही है और ऐसे जो पुरानी जो सरकार में जिन भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ था, हम रोजाना देख रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि लगातार उनको एसओजी जो धरपकड़ है वो लगातार चल रही है। और ऐसे जो डमी अभ्यर्थी है या पेपर लीक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो शामिल रहे हैं उनको लगातार पकड़ने की कार्रवाई करी जा रही है। रामदयाल जी, एक वक्त था जब चलते चलते घोषणा हो जाती थी कि 1 लाख पदों पे भर्तियां करेंगे या 50,000 पदों पे भर्तियां करेंगे, लेकिन ये जो सरकार है उन्होंने पर्टिकुलर एक बाइफरकेशन करके बोला है कि इस पर्टिकुलर विभाग में इतने पदों पर भर्तियां होगी और इतनी तारीख को होगी। इस तरीके से एक पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया गया है। देखिए विकास जी, वास्तव में जो अपन एक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं और मैनेजमेंट में अगर सही मायने में देखा जाए तो पहले क्या होता था कि पदों की घोषणा होती थी जी, उसके बाद में फिर विभागों से रिक्वेजिशन ली जाती कि आपके कितने यहाँ पर पद खाली हैं। मतलब 1 साल तक तो वो पूरा वही कार्यक्रम चलता और फिर अचानक से पिक्चर सामने आती थी कि अब बिल्कुल समय जा रहा है, फटाफट से भर्तियां करो क्योंकि हमारा जो घोषणा है वो अधूरा रह जाएगा। यहाँ सरकार ने जो मैनेजमेंट का जो सही फार्मूला निकाला है कि उन्होंने प्रत्येक विभाग से पहले जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन से विभाग में कितने पद रिक्त हैं, किस लेवल के पद रिक्त हैं और उनका किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से उन्होंने पूरा कैलेंडर तैयार किया है ताकि कोई आपस में वैकेंसीज क्लेश में नहीं हो जी। तो ये वाकई प्रबंधन का सही मायने के अंदर जो सही प्रबंधन की हम बात करते हैं उसको सरकार ने अपने सामने प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, आगामी कुछ दिनों में राजस्थान में बजट भी आने वाला है और इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। ऐसे में अभी कुछ ही दिन पहले युवा जो महोत्सव था 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस के अवसर पर, उन्होंने युवाओं से संवाद किया था। हमारे साथ उजाला मौजूद है। उजाला उस युवा संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी। उजाला, क्या कुछ अनुभव रहा जब आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मुलाकात करी और क्या कुछ उन्होंने विचार साझा किए? जी विकास जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। सीएम सर ने हमारी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी। उन्होंने केवल हमारे लिए सरकारी नौकरी का ही नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उन्होंने अभी हाल ही में युवा नीति और स्वरोजगार नीति जो जारी की है, उनका एक रोड मैप था कि उन्हें 2029 तक लगभग 15 लाख रोजगार जनरेट करने हैं। उसके लिए उन्होंने कौशल भी बढ़ाने की कोशिश करी है बच्चों के लिए,
प्लस उनको फंडिंग के लिए 1 लाख जो युवाएं हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा भी उन्होंने करी है। और ये केवल एक कथनी नहीं है उनकी, उन्होंने इसका रोड मैप भी 12 जनवरी को जो युवा दिवस था, विवेकानंद जी की सोच के उस जो दायरे को उन्होंने उस रोड मैप में जारी करा। और उन्होंने हमारे जो समस्याएं हैं पेपर्स को लेकर, डेट्स को लेकर, कभी कभी आंदोलन करने पड़ते हैं उसको लेकर, उन्होंने सारी बातें सुनी। और उनके बाद उन्होंने ये बात बताई कि जो भर्ती कैलेंडर है वो इसीलिए जारी किया गया है ताकि आगे जाके आगामी भर्तियों में जो डेट्स का क्लेश आता है, जैसे सर ने बताया अभी, तो वैसा नहीं रहे। हर एक भर्ती टाइम पर हो, हर एक भर्ती में प्रॉपर टाइम मिले और जो युवा अभ्यर्थी है वो डिसाइड कर पाए कि मुझे किस जोन में जाना है, क्या मुझे खुद का प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करना है, मुझे पूंजी लेनी है, या फिर मुझे तैयारी करनी है और सरकारी जॉब प्राप्त करनी है। ये दोनों ही क्रम हमें एक बेरोजगारी के जो चक्र चलता रहता है उससे निकालने में सहायता करेंगे। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रदर्शित करती हूं। बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, जिस तरीके से उजाला ने बताया कि जो बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया उनकी वो हिस्सा रही है। कई हमने सरकारें देखी है, बजट आता था और बजट में कोई बिना किसी सुझाव के मांगे हुए बजट पारित कर दिया जाता था। लेकिन इस सरकार में पिछले साल भी हमने देखा, इस साल भी हमने देखा, समाज के जो अलग अलग क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं, जो क्षेत्र विशेष में जो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको बुलाया जा रहा है, आम लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं के 2 सेशन आयोजित किए गए, युवाओं से संवाद करके युवाओं से वो सारे अनुभव मांगे गए हैं, सारे सुझाव मांगे गए हैं कि ताकि हम उस बजट में शामिल कर सकें। बिल्कुल विकास जी, देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सुझाव ले रहे हैं। पहले हम देखते थे कि ऑनलाइन सुझाव दिए जाते थे, मैंने भी सुझाव दिए हुए हैं ऑनलाइन, मेरे हिसाब से मेरे साथी जो बैठे हैं उन्होंने भी ऑनलाइन। लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 1-to-1 संवाद करते हुए आप सीधा सीएम भजनलाल शर्मा जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनसे अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, वो चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, कर्मचारी सेक्टर हो, चिकित्सा का सेक्टर हो, या फिर संविदा कर्मचारी हो, या युवा हो। युवाओं के 2 सेशन आयोजित हो चुके हैं, युवाओं ने अपनी बात रखी है। देखिए उन बातों को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने के लिए जब बजट सेशन आयोजित होगा उस समय वो देखने को भी मिला था। विकास जी, पिछली बार भी हमने देखा था कि बजट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से संवाद किया था और उस संवाद के कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जो विधानसभा थी उसके अंदर हमें सुनाई दिए थे। युवा काफी खुश भी नजर आए थे। देखिए विधानसभा की यहाँ पर चर्चा चल रही है, बजट की चर्चा चल रही है। विकास जी, मैं एक बहुत अच्छी चीज आपसे साझा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 4 सरकारों के 4 टर्म हो गए मुझे पत्रकारिता में जी। जब भी विधानसभा सत्र चलता था, विकास जी आप भी लंबे समय से पत्रकारिता में हो, शहीद स्मारक, 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे और इसके अलावा विधानसभा के कॉर्नर पर धरने प्रदर्शनों की बाढ़ रहती थी। बिल्कुल, आपने नोटिस किया है ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल। क्या 2023 के बाद, अगर मैं गलत हूं, कोई भी साथी मुझे बता सकता है कि मैं गलत हूं, विधानसभा सत्र के दौरान आपने एक भी धरना प्रदर्शन देखा हो तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जीत है। वो बजट से पहले संवाद करके साध रही है कि आपकी क्या मांग है और उस मांग को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान धरने प्रदर्शन क्यों होते थे? अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए। जब वो ही मांगे बंद कमरे में, एसी रूम में चाय के ऊपर चर्चा करते हुए की जा सकती है, तो उसके लिए धूप में आंदोलन में उतरने की जरूरत कहां से आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज युवाओं के साथ हो रही है। 2 साल में विधानसभा इतने सत्र हो चुके हैं, एक बार भी युवा आंदोलन के रास्ते पर नहीं उतरे हैं कि हमारी ये भर्ती है, हमारी ये मांग है, हमारी ये पद है, हमारा ये परिणाम है। एक भी धरना प्रदर्शन इन 2 सालों में मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। जो युवा बेरोजगार होंगे वो धरना प्रदर्शन के लिए उतरेंगे, लेकिन इस सरकार ने लगातार नौकरियों का सिलसिला जारी रखा है। युवा पढ़ने में भी व्यस्त है और एक मोटिव दे दिया है कि आपको इस समय ये एग्जाम देना है, तो युवा अपने पूरे मनोयोग के साथ में तैयारी कर रहे हैं। रामदयाल जी, आप भी बजट पूर्व संवाद का हिस्सा रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को यूथ डे पे जो बजट पूर्व संवाद किया, आपके क्या कुछ अनुभव रहे हैं और आपने क्या कुछ सुझाव दिए हैं कि जो राजस्थान का भविष्य है उसको किस तरीके से, जो युवा भविष्य है उसको संवारा जाए? विकास जी, मैं इसको थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना चाहूंगा पिछले 2 सालों को। जी बिल्कुल। अभी 2026 जो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस गया, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तरीय जो युवा महोत्सव था उस कार्यक्रम में इसकी घोषणा उन्होंने जरूर करी है। लेकिन इसकी तैयारी केवल ये नहीं कि पिछले 1-2 महीनों से चल रही है, पिछले 2 सालों से
चूंकि मैं लगातार युवा कार्यक्रम और खेल विभाग राजस्थान सरकार के साथ में सक्रियता से जुड़ा हूं, राजस्थान युवा बोर्ड एकदम माइन्यूटली अगर मैं बात करूं तो ये जो युवा महोत्सव जो प्रदेश स्तर पर था, इसकी भी कड़ी है जो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है। प्रत्येक ब्लॉक पर, राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक पर, फिर ब्लॉक के बाद में जिले में, फिर जिले के बाद में संभाग पर, और संभाग के बाद में फिर प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम चला है जी। और ये पिछले 2 सालों में जो आज हम युवा नीति का जो हम प्रकल्प हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा नीति की घोषणा करी है, और उसमें केवल मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रोजगार भर्ती की जो बात चल रही है, ये एक कंपोनेंट है जी। यूथ के लिए कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात की जाए, आप युवा नीति को पढ़िए। भारत सरकार की जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी करी, बिल्कुल, और उस ड्राफ्ट पॉलिसी को भी राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे तरह से माइन्यूटली देखकर ब्लॉक लेवल तक से सुझाव मांगे। वहां पर ब्लॉक स्तरीय उन्होंने युवा संवाद और सम्मेलन किए, उसके बाद में जिले में मांगे, और वहीं से हम टैलेंट भी आइडेंटिफाई किया है। अभी राजस्थान सरकार ने उसी दिन 12 जनवरी को 13 युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड दिया है। ये सेकंड टर्म है जब राजस्थान के युवाओं को डिफरेंट जो उनके नवाचार में, उनके क्रिएटिव में या सोशल वर्क में राजस्थान सरकार ने राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड भी दिया है। वहीं पर कला मंच के जो आर्टिस्ट हैं उनके भी कला रत्न पुरस्कार दिए हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो, उसका एक रोल मॉडल पेश किया उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पे, कि ताकि दूसरे युवा भी उससे प्रोत्साहित हो सके। उजाला हमारे साथ में मौजूद है। उजाला, जिस तरीके से जो यूथ आइकॉन अवार्ड दिए जाते हैं, ये युवाओं को कितना कुछ मोटिवेट करता है? विकास जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। यूथ आइकन अवार्ड्स जो युवा हैं जिन्होंने किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे सिंगिंग हो, या फिर कोई अदर सेक्टर जैसे शिक्षा हो, रोजगार हो, तो इनमें क्या है कि एक युवा को जब आगे लाकर एक आइकन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो बाकी के जो युवा हैं वो भी इस चीज से जुड़ने की कोशिश करते हैं। एक युवा जब अपने जो अनुभव साझा करता है, उन अनुभवों की, उस जर्नी से उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिन्होंने अभी सक्सेस नहीं प्राप्त करी पर भावी भविष्य में वो उस सक्सेस को प्राप्त करने वाले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद वाले दिन भी ये एक एग्जाम्पल एक बच्ची का दिया था, और वही बात यहाँ पे है कि अब वो ये चाहते हैं कि जो युवा है वो रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाला बने, और इसी क्षेत्र में इसी को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने कौशल विकास के कई कार्यक्रम चलाए हैं, और खेल अकादमियां ओपन करना हो, चाहे फिर कलाकारों को सम्मानित करना हो, तो ये सारे जो कार्य किए हैं, इससे क्या है, जो आगामी जो युवा हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत है उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। बिल्कुल, एक रास्ता मिलेगा। ललित जी, उजाला ने बहुत बड़ा एक प्रश्न उठाया है कि इतने सालों से हम भागते जा रहे हैं कि रोजगार लेना है, लेना है, लेना है, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी डीजी फेस्ट में भी कहा था कि हमें रोजगार लेने वाला नहीं बनना है, हमें रोजगार देने वाला बनना है। बिल्कुल विकास जी, देखिए ये बात न सिर्फ सीएम भजनलाल शर्मा जी, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये बात कहते हैं कि हमें रोजगार लेने वाला नहीं, देने वाला भी बनना है। देखिए, सरकारी नौकरियां सीमित है, आप इस बात को साफ तौर पर समझ जाइए। युवाओं की संख्या लाखों करोड़ों में है, सरकारी नौकरियां गिनी चुनी है, यानी कि अगर 1% नौकरियों का भी वितरण किया जाए ना सरकारी नौकरी की, तो भी भरपाई नहीं होगी। इसलिए चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सीएम भजनलाल शर्मा हो, इतना जोर क्यों डाल रहे हैं? युवाओं को यह चीज समझनी होगी। आप रोजगार ले रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के लगने के लिए, देखिए मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, लक और फैक्टर ये भी कहीं ना कहीं काम आता है। अगर एग्जाम वाले दिन आपका लक और फैक्टर आपके साथ नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, सफलता आपसे कुछ कदम दूर रह जाएगी। लेकिन अगर आप रोजगार देने वाले बनिए, देखिए सरकार की ओर से इतने सारे जो योजनाएं चलाई जा रही है, युवा नीति है, स्वरोजगार नीति है, इसके अलावा बात करें कि ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। आप रोजगार स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्टअप शुरू तो कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। देखिए, एक बात होती है पीछे खड़ा होना, अगर पीछे खड़े हुए व्यक्ति को आपको देखना है तो पलटना होगा, और पलटना है तो आपको रुकना होगा, लेकिन यहां पर सरकार युवाओं के साथ खड़ी हुई है। आपको पलट के देखना भी नहीं है कि मेरे साथ कौन है, आप अपना रोजगार तो शुरू कीजिए। आप अगर रोजगार शुरू करेंगे, आप 5 लोगों को रोजगार और देंगे, यानी कि
एक व्यक्ति नहीं 5 लोगों का घर उस स्वरोजगार से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार को अपनाना पड़ेगा। विकास जी, ये सबसे बड़ी चीज है। सरकारी नौकरी एक है, कंपटीशन वाले 1 लाख हैं, लेकिन जब आप स्वरोजगार करेंगे तो 1 लाख लोग, 1 लाख व्यापार अपने आप बनते जाएंगे। बिल्कुल कड़वा सच है। सरकार का साफ कहना है कि आप 1 कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ में 4 कदम बढ़ाएंगे। रामदयाल जी, जिस तरीके से ललित जी ने बताया कि किस तरीके से हमें रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकारी नौकरी का ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं हो हमारे पास में कौशल विकास जो है वो पूर्णतया जो हमारा कौशल है बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। इसके लिए जो युवा नीति बनाई गई उसमें कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई, किस तरीके से देखते हैं आप? युवा नीति में जो कौशल विकास का कंपोनेंट है वो बहुत मजबूती से रखा गया है जी, क्योंकि ये बात फैक्ट है, जैसे ललित जी ने भी कहा है, और उसको हमें अंडरलाइन करके भी रखना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स का एक लिमिटेड सोर्स है, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, स्वरोजगार का अनलिमिटेड स्कोप है। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा, एग्जाम्पल्स हमारे सामने है कि IIT से पढ़ने के बाद में या फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद में वापस वो यूथ हैं जो गांव में लौटे हैं, शहर में लौटे हैं, अपने घर लौटे हैं, और बहुत बड़े स्टार्टअप्स के माध्यम से आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो स्किलिंग में जहां पर बात आई, तो स्किल तो ऐसा है कि आप पूरे जीवन भर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, मतलब कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। अगर कोई भी युवा जिसके अंदर, क्योंकि कौशल अंदर छिपा हुआ है, बिल्कुल, केवल उसको पहचानना है कि मुझे कहां जाना है, पहले तलाशना और फिर तराशना। और अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपनी युवा नीति के अंदर, और खासकर जो अभी रोजगार नीति को भी कनेक्ट करके हम देखें तो स्किलिंग के बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं, जहां पर निःशुल्क उनके कौशल विकास के लिए बहुत सारे सेंटर्स डेवलप कर दिए हैं, जहां अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट या युवा जो है वो अपना काउंसलिंग करवाए, अपना माइंडसेट करे, फिर उस स्किल को वो सीखे, निःशुल्क उसको कौशल विकास मिलेगा, और फिर उसको प्लेसमेंट के लिए भी ऐसी बहुत सारी एजेंसियां दी है जो कि उनको सपोर्ट करेगी। मीनवाइल ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जॉब का अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार करना चाहता तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे केंद्र बना दिए। मैं आपको जानकारी के लिए देना चाहूंगा सभी यहाँ युवा साथियों को भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रत्येक जिले के अंदर युवा साथी केंद्र बने हैं। राजस्थान सरकार ने पहले दफे प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो है युवा साथी केंद्र बनाए गए हैं, और नाम से आप सोच सकते हैं कि युवाओं का साथी, जो युवा साथियों का एक केंद्र, जहां पर एक छत के नीचे उनको सभी तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। वहां पर वो स्किल डेवलपमेंट के लिए जानकारी ले सकते हैं, वहां पर करियर गाइडेंस ले सकते हैं, अगर मेंटल हेल्थ को लेकर कोई समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य की वहां पर परिचर्चा कर सकते हैं, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को वहां जानकारी ले सकते हैं, और वो कौशल की जानकारी लेकर आप स्वरोजगार की तरफ भी जा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहां पर रोजगार की भरमार है वहां पर भी आप अपनी स्किल सेट के अनुसार जा सकते हैं। विकास जी, देखिए डॉक्टर साहब की बात में मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा। इन्होंने एक बात अच्छी बोली है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि सरकारी नौकरी को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रैकेट में सीमित लिख के। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर साहब, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,000 पदों पे हुई, 22 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए हैं। डॉक्टरेट, PhD, MPhil, इसके अलावा IIT, IITN, मतलब आप विकास जी और डॉक्टर साहब, बेरोजगारी का ये आलम है। तो ये स्वरोजगार की जो हम परिचर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि स्वरोजगार क्यों अपनाना चाहिए। उजाला से इसका आंसर ले लेते हैं। उजाला, ऐसा क्या है सरकारी नौकरी में, जैसा रामदयाल जी ने बताया कि सरकारी नौकरी के अलावा भी इतने ऑप्शन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से लाखों रुपए का ऋण दिया जा रहा है, और भी कई ऑप्शन हमारे साथ सामने उपलब्ध है। और जैसा कि ललित जी ने बताया कि जो 4th क्लास की जो अभी भर्ती हुई उसमें भी इतने डिग्रीधारी हैं, तो इतना अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरी के प्रति क्यों रुझान है? विकास जी, सरकारी नौकरी के प्रति रुझान होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो एक स्थायित्व प्राप्त करना है। सभी को एक जर्नी में स्थायित्व चाहिए, रिस्क जोन में नहीं जाना चाहते अभ्यर्थी, तो वो रिस्क जोन नहीं लेने के लिए वो सरकारी जॉब का अपना रुख करते हैं, लेकिन एक बहुत लंबा पीरियड वो सरकारी जॉब में अपना लगा देते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियां, सर ने बोला, बहुत सीमित हैं, तो ऑब्वियस बात है कि बहुत कम को वो नौकरी मिलेगी और बहुत अधिक एरिया जो है वो छूट जाएगा। तो एक बहुत लंबी कतार बेरोजगारों की खड़ी हो जाती है। सरकार ने इस कतार को और आगे ना बढ़े और ये कतार दूसरी ओर अपना रुख करे, जिन क्षेत्रों में अभी बहुत एक्सप्लोर की संभावना है, कला का क्षेत्र हुआ, डिजिटल वर्ल्ड हुआ, इन सब में बहुत संभावना है। इसके लिए सरकार ने अभी आई स्टार्ट चालू किया है, और आपको मैं बता दूं विकास जी, सरकार ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है कि आप हर स्तर पर स्टार्ट करोगे और स्टार्ट होने के बाद प्लेस करोगे मार्केट में, तब तक इंक्यूबेशन से शुरू होकर, पूंजी से, फंडिंग से शुरू होकर, स्किल से शुरू होकर, सारी योजनाओं में कहीं ना कहीं अपना योगदान
देते गए, हर एक चीज के लिए पोर्टल बनाए हुए हैं और इसको बहुत सरल तरीके से जी। जो भी कोई युवा है जो अभी शुरुआत करना चाहता है अपने किसी भी रोजगार की या खुद मतलब आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो उसके लिए हर जगह पे हेल्प की बात की है। और इसी के चलते विकास जी अभी 2 साल के अंदर हम देखें तो पिछली सरकार ने भी किए हैं, लेकिन इस जो 2 साल में इन सरकार का जो कार्यकाल रहा है 7,500 के लगभग स्टार्टअप चालू हुए हैं और अधिकतर स्टार्टअप उनमें सफल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। 7,500 से ज्यादा राजस्थान में स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। लेकिन ललित जी, सबसे बड़ा प्रश्न जैसा उजाला ने उठाया है कि जो भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी करें वो रिस्क नहीं लेना चाहते। आखिर ऐसा क्या है कि अभ्यर्थी इस चीज से डरते हैं? हालांकि काफी हद तक ये डर जो है वो दूर होता जा रहा है। बिल्कुल विकास जी, देखिए कहीं ना कहीं डर होता है। कहते हैं, हम शुरू से बचपन से सुनते आए हैं कि घर में एक व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी लगता है तो 3 पीढ़ियां तर जाती हैं, यानी कि उनकी 3 पीढ़ियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन देखिए, मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक विकास जी, मुझे किसी ने एक बात कही थी जी कि जिसको खुद के काम पे यकीन होता है वह दुनिया का बेस्ट एम्प्लॉय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको खुद पर यकीन होता है वह दुनिया का बेस्ट बिजनेसमैन होता है। बिल्कुल, बस खुद पर इसी में पूरा सार आप समझ जाइए कि अगर आपको खुद पर यकीन है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 कदम लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, वापस उठिए, वापस चलिए। गिरने से डरते क्यों हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भी तो गिर रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, नया फॉर्म भर रहे हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है। उजाला जी ने बिल्कुल सही बात कहा है। स्थायित्व, सरकारी नौकरी लगती है, ठीक है, सरकारी नौकरी लग गई, 62 साल तक की उम्र की गई, 62 साल के बाद पेंशन आएगी, बच्चों का अच्छा घर चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्वरोजगार करेंगे, खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो आप देखिए कि आपकी वजह से कितने लोगों का घर चलेगा, कितने लोगों का भी घर चलेगा। और आप विरासत में एक जो बिजनेस है वो छोड़कर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उस बिजनेस को, जो भी आप स्टार्ट करें, उसको आगे लेकर जाएगी और वो संरक्षित रहेगा जो भी है, और उसमें ही कुछ नया करने का, नवाचार करके उसको कुछ नया करेगी। रामदयाल जी, रोजगार नीति का भी ऐलान किया गया है। 3 साल में 15 लाख रोजगार दिए जाएंगे 2029 तक। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है, जहां पर एक तरफ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम सरकारी भर्तियों का, जिस प्रकार से उन्होंने ये कैलेंडर जारी किया और आगामी 2029 तक का जो उन्होंने रोड मैप अपना एकदम माइंडसेट क्लियर किया है, और गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हुए टोटल 15 लाख से अधिक जो है वो रोजगार, सीधे तौर पे जॉब्स देने की जो बात करी है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने सारे फील्ड्स को एसेस किया है। और सरकार ने एक चीज और भी साथ में जोड़ी है, ट्रेंड भी टेक्नोलॉजी। आज का जो समय है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आजकल बहुत सारी इस तरह की जॉब्स हैं जो कि कई बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव अगर बढ़ता है तो वहां पर मैन पावर का जॉब जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये दूसरी तरफ इसको इनकेशमेंट कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने की बात सरकार ने करी है कि अगर एआई की अगर बात चल रही है तो वाई वी आर नॉट सेटअप एआई लैब्स। तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है उनको पहले ही असेस करके और युवाओं के सामने उनको स्किल डेवलप करने के लिए, उनकी जो अंदर की कौशल विकास करने की जो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। और साथ में जो दूसरे फील्ड हैं, आज जैसे मान लीजिए अगर फिल्म मेकिंग की बात अगर हम कर रहे हैं, हम एडिटिंग की हम बात कर रहे हैं, अदर दूसरे फील्ड्स को जो कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए लैब्स और इनोवेटिव इंक्यूबेशन सेंटर्स का यहाँ पर सेटअप किया है। तो सरकार ने पूरा असेसमेंट किया है। और चूंकि अभी केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें लाइक माइंडेड हैं, तो जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं कह रहा हूं उनका 100% अगर कोई फायदा उठा रहा है या उस लाइन ऑफ एक्शन पे अगर कोई काम कर रहा है, सही रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहा है, तो वो प्रदेश की सरकार काम कर रही है और इसका सीधा सीधा फायदा युवाओं को मिलने वाला है। बिल्कुल सीधा सीधा फायदा युवाओं को मिलने वाला है। उजाला, एक दौर था जब हमने देखा था कि जो रोजगार मेले हैं वो स्थानीय लेवल पे या कस्बे लेवल पे होते थे या ज्यादा से ज्यादा राज्य लेवल पे होते थे। लेकिन अभी घोषणा करी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो अब जो रोजगार मेला होगा वो इंटरनेशनल जॉब फेयर होगा और जो रोजगार का जो प्लेटफॉर्म है उसको एकीकृत करके एक सिंगल लेयर में होगा, जिसमें राज्य के भी रोजगार जितने हो रहे हैं और देश के भी जो रोजगार जहां जहां पे जिन जिन फील्ड में रोजगार के ऑप्शन उपलब्ध है वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे। एक अभ्यर्थी के तौर पर कितनी कुछ सहूलियत होने जा रही है। विकास जी, बहुत सही बात पूछी आपने। ये जो चीज है इसके लिए मैं सरकार की एक इनिशिएटिव पहल के बारे में बताना चाहूंगी। एक रोजगार कार्यालय और जो रोजगार पोर्टल है, सरकार ने इसको जोड़कर एक एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है
जिसके तहत ईज ऑफ फेयर चालू किया है उन्होंने, जिसमें ये मतलब अभी जारी होने में है, जिसके तहत सरकार ने केवल राजस्थान की जॉब्स नहीं और राष्ट्रीय स्तर की जॉब नहीं, जो युवा डिजिटली बहुत ज्यादा अवेयर है, जो फ्रीलांसिंग कर सकता है, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी कोई जॉब है उसको भी सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आप ग्रैब कर सकते हो वहां से। प्लस इसके साथ जो सरकार डिजिटल क्षेत्र में अभी युवाओं के लिए करती जा रही है कि डिजिटल लैब्स की स्थापना, जैसे सर ने कहा है, ये सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो किसी रोजगार को आगे चलाने के लिए आती है, संसाधनों की आती है। सरकार वहां साथ दे रही है, सरकार अब हमें मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है, सरकार हमें पूंजी प्रोवाइड कर रही है, तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है। ललित जी, एक जमाना था जब जो अभ्यर्थी हैं या फिर राजस्थान वासी ही कहूं, खबरों को सिर्फ अखबारों में पढ़ते थे या मीडिया में देखते थे कि इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम उस जगह हुआ है। चाहे आईफा अवार्ड समारोह की बात करी जाए, राइजिंग राजस्थान की बात करी जाए, प्रवासी राजस्थानी दिवस की बात करी जाए, डिजी फेस्ट की बात करी जाए और अभी हाल ही में आर्मी डे पर परेड की बात करी जाए, ये वो आयोजन है जो वर्ल्ड मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते थे, लेकिन राजस्थान में हुए, इससे खासकर युवाओं की बात करी जाए तो कितना कुछ मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल विकास जी, ये जितने भी जो कार्यक्रम है, चाहे आईफा अवार्ड हो, आर्मी हो, डीजी फेस्ट हो, ये वो प्रोग्राम थे जिनको देखने के लिए सुबह पेपर का इंतजार किया जाता था। पेपर में देखते थे क्या कार्यक्रम हुआ, कौन गेस्ट आया, कौन नहीं आया, ये परेड हुई या आईफा अवार्ड हुआ, लेकिन राजस्थान के जनता के सामने इन कार्यक्रमों का होना और युवाओं का बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो चीजें अब तक आपके पास सिर्फ समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर सीमित थी, वो अब आपके आंखों के सामने है। युवाओं को कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि सरकार अगर इतना कुछ कर रही है, इतने सारे जो इनिशिएटिव है वो ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश के भलाई के लिए, देखिए आज का युवा समझदार है, वो किसी के कहने या बहकावे से नहीं चलता है। आज अगर युवा ये देखता है कि मेरा प्रदेश प्रगति कर रहा है तो मैं भी प्रगति करूंगा, मेरा परिवार भी प्रगति करेगा। ये सभी आयोजन कहीं ना कहीं राजस्थान को एक कदम आगे यानी कि जनरेशन 2 में खड़ा कर रहे हैं। इसी हिसाब से इन आयोजनों का यहां पर होना जयपुर में, विकास जी, आने वाले समय में राजस्थान का परिदृश्य बिल्कुल बदलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे राजस्थान अपनी एक अलग जो अमिट छाप है वह छोड़ने वाला है। देखिए, आपने अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेले की बात की थी। रोजगार मेले अभी तक जनरेशन 1 में चल रहे थे जी। मोबाइल में डाटा चाहे 6G का आने वाला है, लेकिन जो रोजगार मेले थे वो जनरेशन 1 में चल रहे थे। भजनलाल सरकार उसको जनरेशन 3 और 4 में सीधा लेके गई है। जब सीएम भजनलाल जी विदेशों के दौरे करे थे, रोजगार मेले में क्या होता है, सरकारी नौकरी लगी, नियुक्ति पत्र दिया, बधाई दी और चले गए। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेले में क्या होगा, मेरे राजस्थान का युवा ना सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में जाके अपनी सेवाएं देगा, बल्कि वो विदेशों में भी जाएगा और उसकी पूरी तैयारी का खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। बस उसमें टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए और स्किल का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए। आप ही की एक बात में मैं एक बात और जोड़ देता हूं। अब से कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान के दौरे पर गए थे, तो वहां पर आश्वस्त किया कि राजस्थान के युवाओं को वहां पर भेजा जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, ताकि वो आराम से कौशल विकास में परिपूर्णता के साथ में कार्य कर सके। एक कॉमन प्रश्न आप तीनों से मेरा रहेगा। सबसे पहले रामदयाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए युवाओं के समक्ष क्या कुछ चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौतियां तो डेफिनेटली लाइफ में रहनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि माननीय हमारे युवाओं के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा है कि अगर जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं और वहां अगर समस्या आ रही है, इसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं। बिल्कुल, समस्या आएंगी तो उनको हम स्वीकार करेंगे, स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कहीं न कहीं बहुत सारे गैप्स हैं जी। उन गैप्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और युवाओं को अवेयर करना, क्योंकि पॉलिसीज बनती हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस आती हैं, लेकिन वो समय पर युवाओं तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन अभी जो सरकार ने जो पोर्टल्स के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से, हम मोबाइल का जब शुरू में दौर था जब कहता था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, सही मायने में अब हमें एहसास होता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और युवाओं के मुट्ठी में पूरी ताकत सरकार ने दे दी है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करा दिए और उसको डिजिटलाइज इतना बढ़िया तरीके से कर दिया, यूजर फ्रेंडली जिसको हम बोलते हैं। आज गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आपको सिंगल क्लिक पे मिल जाएगी, बशर्ते
मैं युवाओं से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि रियल लाइफ से रियल लाइफ की तरफ कन्वर्ट हो जाएं। जी। हम केवल जो रील्स देखते हैं, तो रील्स की जगह आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को आप एक्सप्लोर करें, उनमें अपॉर्चुनिटीज तलाशें। यहां तक कि गवर्नमेंट ने जो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, जो अभी उजाला जी ने जिक्र किया है, गवर्नमेंट की एकीकृत पोर्टल्स बना दिए, जहां पर गवर्नमेंट ने स्टेट से लेकर और इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स कन्वर्ट कर दिए। वहां पर युवा अपने इंटरेस्ट को चेक करे, उसके अनुसार करियर गाइडेंस वो प्राप्त करे, उसके अनुसार वो स्किल डेवलपमेंट के एरियाज में जाए और उसके अनुसार वो प्लेसमेंट। अब आजकल तो जो जॉब्स हैं वो भी ई जॉब फेयर के माध्यम से, चूंकि मैं एनसीएस नेशनल करियर सर्विस भारत सरकार का भी हिस्सा रहा हूं, तो एनसीएस का भी एक बहुत बड़ा पोर्टल है जो इंटरलिंक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में हो रहा है। तो सारी जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, चाहे वो गैर सरकारी स्तर पर हो, या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो सिंगल क्लिक पे युवाओं को मिले। बिल्कुल सिंगल क्लिक पर युवाओं को मिले। उजाला, आप एक युवा अभ्यर्थी हैं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं के रास्ते में जो जो बाधाएं आ रही हैं उनको हटाया जाए। आपको क्या लगता है अभी युवाओं के समक्ष क्या कुछ चुनौतियां हैं? विकास जी, डेफिनेटली चुनौतियां तो हैं। जी। हाँ, सरकार है कि वो हमारे साथ खड़ी है इस मामले में। मैं बताना चाहूंगी कि जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो मेंटरशिप की आती है, सही दिशा की प्रॉब्लम आती है। युवा ज्यादा जो काम की बजाय भटकाव पर ध्यान दे रहा है, तो वो चीज जो भटकाव नहीं आए उसके लिए सरकार ने हमारे को यूजी पीजी, चाहे 10th और 12th लेवल, आपने देखा होगा कॉलेज एजुकेशन से ही सरकार एक कोशिश कर रही है कि सूजस जैसी पत्रिकाएं जारी कर रही है, जिनके थ्रू बहुत सारी जो सूचनाएं होती हैं वो आम जन तक पहुंच जाए, आम पेरेंट्स तक पहुंचे, ताकि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए एक सही डिसीजन ले सके। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो पूंजी की आती है, जिसके थ्रू कई क्षेत्रों में जैसे ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड करे जा रहे हैं या फिर 50% पार्टनरशिप पे काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, युवा एक सशक्त उस जो लाइन है उसको पकड़ लेता है, और एक बार किसी को फंडिंग मिलने के बाद विकास जी, अगर जो कौशल युक्त युवा हैं जिनको कौशल भी प्रदान करा जा रहा है, उनको उससे जोड़ देने से वो एक पूरा रोड मैप तैयार हो जाता है। आगे विकसित राजस्थान और विकसित भारत का सपना है वो इसी चीज पे तय होगा कि युवा कितना रोजगार से जुड़ेगा, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र में हो। जी बिल्कुल, उजाला ने बिल्कुल सही कहा। ललित जी, युवा को अगर उल्टा भी पढ़ा जाए तो वायु होता है, तो इस वायु की रफ्तार में कौन कौन से अवरोधक है जिनको हमें पार करना बाकी है? बिल्कुल विकास जी, देखिए 2 साल में सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। अब 100% अच्छा हो ये भी हो नहीं सकता, बिल्कुल कुछ कमियां हैं। अगर उन कमियों को दूर कर लिया जाए तो युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर पूरी तरीके से पार पाया जा सकता है। देखिए विकास जी, सबसे बड़ी जो युवाओं के सामने चुनौती है वो है वन वे कम्युनिकेशन। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है युवाओं के लिए, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं करवा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनको रोजगार के अवसर दे रही है, स्वरोजगार का मौका दे रही है, स्टार्टअप का मौका दे रही है। लेकिन ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। आज भी प्रदेश के 45 लाख युवाओं के पास अपनी बात रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यदि सरकार इस पर कदम उठाते हुए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, देखिए बच्चों की बात रखने के लिए बाल आयोग है, महिलाओं की बात रखने के लिए महिला आयोग है, किसी और आयोग की बात करें, चाहे वो केश कला बोर्ड हो या अन्य कोई बोर्ड हो, आयोग हो, सबके पास अपनी बात रखने के लिए कोई ना कोई मंच है। हमारे पास मीडिया मंच है बात रखने के लिए, लेकिन युवाओं के पास अपनी बात रखने के लिए मंच नहीं है। इसके लिए वो किसके पास जाता है? छात्र नेताओं के पास, युवा नेताओं के पास। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहकाऊ होते हैं, कुछ विरोध करवाने वाले होते हैं, तो कुछ बरगलाने वाले होते हैं। अगर सरकार इन युवाओं को एक ऐसा मंच दे दे कि वो अपनी बात जाके रख दे कि मेरी ये समस्या है, मेरा ये परिणाम है, कब तक आएगा मुझे जवाब दीजिए, मेरी ये भर्ती है कब तक होगी, अगर सरकार इस पर काम कर ले, मैं कह रहा हूं कि जिस भी सरकार ने, चाहे वो भजनलाल सरकार हो, चाहे आने वाले टाइम में कोई सी भी सरकार हो, जिस भी सरकार ने ये मंच दिया ना युवाओं को, मैं कह रहा हूं कि 65% आबादी को महज एक दिन में साधने का काम कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रामदयाल जी, ललित जी की बात को जोड़ना चाहूंगा। इसके लिए शुरुआत हो गई है, और शुरुआत ऐसे हो गई है, मैंने अपनी बात में रखी भी थी, मैं वापस से आपको रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। राजस्थान सरकार का राजस्थान युवा बोर्ड बने बहुत समय हो गया था, लेकिन पिछले 2 साल से बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। जमीनी स्तर से टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। गत बजट के अंदर राजस्थान सरकार, डॉक्टर साहब
आप जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो टैलेंट सर्च का प्लेटफॉर्म मैं सर बता रहा हूं। हाँ जी। एक केंद्र बनाया जिसका नाम है युवा साथी केंद्र। वो राजस्थान युवा बोर्ड के अधीन चलने वाला एक कार्यक्रम है। उसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में युवा आवास केंद्र है, जो कि राज्य स्तर का केंद्र बनाया, जहां पर वहां पर लोग बैठे हुए हैं, करियर गाइडेंस के लिए लोग बैठे हुए हैं, वहां पर पूरा सेटअप है। और इसी प्रकार से उसके अधीन चलने वाले प्रत्येक जिला मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र बने हुए हैं, जहां पर ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, जागरूकता देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से श्रम एवं रोजगार विभाग का जो पहले रोजगार कार्यालय चला करता था, उसको भी राजस्थान सरकार ने मॉडल करियर सेंटर, क्योंकि भारत सरकार की भी एक योजना है जिसमें मैंने खुद ने 2016 में काम किया है, तो वो केंद्र भी इसी के काम का है, जो नेशनल करियर सर्विसेज के अंडर में चल रहा है। तो वो मॉडल करियर सेंटर, उसके अंदर सभी प्रकार की योजनाएं, चाहे वो स्किलिंग की हो, राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, वो सब वहां पर एक रूफ में नीचे मिलेगा। जी, लेकिन उजाला, कहाँ जागरूकता की क्या कुछ कमी रहती जा रही है कि युवा जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? जैसा कि रामदयाल जी ने भी बताया, ललित जी ने भी बताया कि युवा साथी सेंटर भी खोले जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जागरूक किए जा रहे हैं, फिर युवा मतलब क्यों नहीं जागरूक हो पा रहा है? विकास जी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एक कम्युनिकेशन गैप की है जी। जो सरकार योजनाएं, सूचनाएं जो देना चाह रही है वो एक पोर्टल पे दे दी या किसी मैगजीन के थ्रू दे दी। इसको जो एक आमजन संवाद के थ्रू अगर ये योजनाएं, अगर जो सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाएं, किसी एक बोर्ड के थ्रू या किसी एक मंच के थ्रू ये सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाएं, तो ये क्या है, धरातलीय रूप में कार्य कर सकती हैं। लेकिन सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, क्या कुछ युवा का भी दायित्व बनता है या नहीं? बिल्कुल विकास जी, युवाओं का दायित्व है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको रीड किया जाए, क्योंकि इनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये कागजी तौर पर रहती हैं, लेकिन इनको धरातल पर तभी लागू किया जा सकता है जब इनकी पहुंच युवाओं तक, और युवाओं को इसके लिए बहुत सारे पोर्टल दिए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन की थोड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में थोड़ी सी कमी रहती है विकास जी, तो उनकी पहुंच नहीं हो पाती। इसके लिए अभी इन क्षेत्रों के लिए सरकार खुद जो गांव-गांव में, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, तो जो युवा साथी केंद्र हैं इनके थ्रू और जो युवाओं से संवाद के थ्रू सरकार कोशिश कर रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब जो ये वक्त है वो युवाओं के जागने का है। युवा बहुत सक्षम है, वो खुद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लोगों तक उस जानकारी को फैला सकते हैं। क्यों ललित जी? बिल्कुल, देखिए उजाला जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। सरकार को अपने प्लेटफॉर्म इतने डेवलप करने पड़ेंगे कि युवाओं को जानकारी इजी वे में मिल जाए। देखिए, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का। विकास जी, आज हमें अगर कोई जानकारी लेनी होती है किसी योजनाओं की, तो हम कहाँ जाते हैं? गूगल पे जाते हैं, किसी चैनल पे जाते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश का युवा या आमजन सीधा उत्तर प्रदेश की जो ऐप है या उनकी जो वेबसाइट है वहां जाता है, उनको तमाम जानकारी मिल जाती है। वो किस लिए? क्योंकि वहां का युवा और आमजन जागरूक है, उनको पता है कि मुझे कहां जाकर सारी योजनाएं देखनी है। हमारे राजस्थान के भी युवाओं को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, आप सरकार के, चाहे DIPR है, चाहे सुजस है, या सरकार के जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आप एक बार उन पर विजिट तो कीजिए। आपको आपकी जानकारी की तमाम चीजें वहां पर मिल जाएंगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल की जरूरत नहीं है कि हाँ ये रोजगार है, इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना समय। आप उस जो सरकार की वेबसाइट है, जो ऐप है, उस पर जाइए, तमाम पूरा प्रोफोर्मा आपको मिलेगा। किस तरीके से काम होगा, कैसे स्टार्टअप होगा, MSc में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से व्यापार शुरू होगा, कितने का लोन मिलेगा। बिल्कुल, उसके लिए आपको सरकार की इन ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा करना होगा, जागरूक भी होना होगा। बिल्कुल, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नई युवा नीति लाई गई है, नई रोजगार नीति लाई गई है, और डिजिफेस्ट जैसा बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है वो भी हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब जरूरत है युवा वहां तक पहुंचे। सरकार का तो साफ कहना, आप एक कदम बढ़ाइए, हम 4 कदम बढ़ाएंगे। क्यों रामदयाल जी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो आपने इस बात को साथ में जोड़ा है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और खासकर अभी हायर एजुकेशन ने उसको कंपोनेंट में लिया भी है। आप सब लोगों ने सुना भी होगा सोशल इंटर्नशिप की। मैं मानता हूं कि गैप्स बहुत हैं, और उसके लिए केवल सरकारी स्तर पर प्रयास हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हम सब लोग मिलकर, जो जागरूक लोग हैं, पहले एक योजना चली थी कि एक पढ़ा हुआ व्यक्ति 2 लोगों को जो साक्षर करने का प्रयास करेगा, तो क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो कहीं ना कहीं आज
हम अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर भी हैं, जो नागरिक कर्तव्यों के ऊपर बात जो सरकार अभी कर रही है, या हम सब लोगों को जागरूक उस पर होना पड़ेगा। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं आपको बताऊंगा। हमारा एक कार्यक्रम पिछले 5 साल में, खासकर अभी कोविड के बाद में उसको बहुत मजबूती मिली, हमने युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म चालू किया, यूथ कनेक्ट फॉर कम्युनिटी कल्याण। हम युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो युवा जो अपने प्रोफेशन, अपनी पढ़ाई या अपने जॉब या अपने बिजनेस के साथ में कुछ कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। तो वो हम कहते भी कि 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को, आप एटलीस्ट कम से कम अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा कम्युनिटी के कल्याण के लिए दें, ऐसे युवाओं के लिए दें। उनको अपनी स्किल आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उन तक नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जो ब्लॉगर्स हैं, वो उनके माध्यम से सब चीजों को, जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं। तभी कहते हैं सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व है ब्याज, जो खर्चे त्यों बढ़े और बिना खर्चे घट जाए। अंतिम प्रश्न जल्दी से मैं आप तीनों से आंसर चाहूंगा। 2047 तक जो राजस्थान है, भारत को तो खैर विकसित बनाना ही 2047 तक, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी 2047 तक राजस्थान को विकसित बनाने का, विकसित राजस्थान का एक संकल्प लिया है। इसमें युवा शक्ति की भूमिका कितनी कुछ महत्वपूर्ण रहने वाली है? सबसे पहले रामदयाल जी। जी, बहुत बड़ी अच्छी ये बात भी है, क्योंकि जब भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन लिया है 2047 का कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो अगर जब भारत को विकसित बनाना है तो प्रदेश तो पहले बनना ही है। और एक कहावत है कि बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड द नेशन। हम उसी प्रकार से राजस्थान सरकार और हम सब लोग मिलकर, क्योंकि केवल सरकारी स्तर पर प्रयास हो ऐसा आवश्यक नहीं, हम सब लोगों को मिलकर क्यूमुलेटिव एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये तय मान के चलेगा कि पहले हमारा प्रदेश विकसित बनेगा तो स्वतः भारत अपने आप विकसित बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उजाला जी, क्या कहना है कुछ? विकास सर, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास की बात सरकार कर रही है, पीएम सर ने जो 2047 का अपना रोड मैप रखा है कि हमें विकसित भारत चाहिए, उसके लिए युवाओं को उन्होंने एक बर्डन नहीं माना है, उन्होंने उसको पूंजी माना है, उसको संसाधन माना है। और चूंकि हम पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 जनसंख्या पे और सबसे ज्यादा यूथ जो हमारे इंडिया में है, वो एक स्किल्ड अगर युवा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि देश बढ़ेगा आगे, इसके साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और एक कम्युनिटिव प्रयास जो चल रहे हैं देश प्रदेश के, हमारे डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है, उससे हमारे युवा के जो हमारा राजस्थान है, जिसमें एक्सप्लोर करने के बहुत सारे जोन है, चाहे माइनिंग ले लो, चाहे मेटल्स ले लो, चाहे हमारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे हमारे रिफाइनरीज ले लो, इन सब में जो युवाओं का योगदान है वो बहुत बड़े स्तर पर है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का योगदान बहुत बड़े स्तर पर है। ललित जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा उजाला ने बताया कि युवा हमारी पूंजी है, युवा हमारे देश का संसाधन है। देखिए विकास जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 2026 तक इस तस्वीर में जो रंग भरे गए हैं ना जी, तो डॉक्टर साहब और उजाला जी, आप मेरे से दोहराई नहीं रखेंगे कि शायद 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले ही विकसित भारत की जो परिकल्पना है 2047 में, तो 5-6 केक है वो काट चुके होंगे अपन। जी। तो जो तस्वीर लिखी जा रही है, युवाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हो, या अन्य स्टेट की जितनी भी सरकारें हैं, वो सभी युवाओं को साथ लेकर चल रही है। और वो अच्छी तरीके से जानती है कि यदि विकसित भारत बनाना है तो इस विकसित भारत में युवा सबसे मजबूत कड़ी साबित होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब विकसित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी तो युवा लाइन में कहीं ना कहीं सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और एक महिला होने के नाते मतलब इस सरकार का और धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने महिला युवा जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा किया है, चाहे वो शिक्षा हो, सुरक्षा हो या रोजगार हो। शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर देखें तो उन्होंने KG to PG मुफ्त एजुकेशन दी है, लाड़ो प्रोत्साहन योजना जैसे चलाई है। शिक्षा के अलावा सुरक्षा के क्षेत्र में जो 181 जो हेल्पलाइन है 24/7 जारी रहती है, और एक तरह से सुरक्षा वादा नहीं है उनका, बल्कि एक ढाल की तरह काम किया है। कुल मिलाकर कोई भी क्षेत्र, विकास का कोई भी क्षेत्र, उसमें लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और जैसा कि ललित जी ने बहुत ही अच्छे से बताया कि देश की बात हो 2047 तक विकसित करने की, या फिर राज्य की बात हो 2047 तक सशक्त राजस्थान या विकसित राजस्थान बनाने की जो बात हो, उसका हमें 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी के अंधेरे को चीरकर जिस तरीके से युवा नीति का निर्माण हुआ है, रोजगार नीति का निर्माण हुआ है, 1 लाख पदों पर भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी हुआ है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए जो ये रोजगार की जो घोषणा हुई है वो किसी उम्मीदों की सूरत से
कम नहीं है और निकट भविष्य में उम्मीदों के सूरज की जो किरणें हैं वो हमें साफ तौर पर बड़े ही सकारात्मक तरीके से दिखाई देने वाली है। आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ, उत्साह के साथ आपने अपने विचार रखे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।